हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है, आप लोगों के एडमिट कार्ड भी आउट हो चुके हैं, आपका एग्जाम टाइम पे होने जा रहा है। तो ये एक क्विक रिवीजन सीरीज आपके लिए लाई है। एक छोटा सा सेशन होगा जिसके अंदर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। बट लेट मी टेल यू कि आपका जो इसमें स्पेशलाइजेशन वाला जो ये पोर्शन है 20 मार्क्स का, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेशन यहीं पर यूट्यूब में लिया था, जहां पर मैंने ये सभी टॉपिक्स, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। और इसके ऊपर जितने इंपॉर्टेंट और जितने टफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवाए थे। इवन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, पीवाईक्यूज भी मैंने वहां पर एंड में डिस्कस किए हुए हैं उन सेशंस में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सेशन देखने के बाद यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस आपको लगेंगे सिमिलर, जिनने पहले वो सेशन अटेंड किया होगा, कि ये शायद बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस है। बट जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आप देखोगे इसके अंदर बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी होंगे जो थोड़े अलग किस्म के आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो अगर लास्ट पे कुछ नहीं कर सकते, एक तो ये वाली आज वाली जो क्लास ये मैं लेने जा रहा हूँ, एक तो ये वाली क्लास जो आपकी क्विक रिवीजन में मदद करेगी, एक तो ये वाला। उसके बाद में नीचे कमेंट सेक्शन में बाबर हुसैन के नाम से कमेंट होगा, उसको पिन किया हुआ होगा, वहां पे 3 वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हो। 3 वीडियोस होंगी, उन तीनों को देखना। वहां पे जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारे क्वेश्चंस कर लेना, आपने कहीं और से पढ़ा होगा, लेकिन जो पॉइंट वहां पर डिस्कस किए होंगे उनको अपने नोट्स में ऐड करना, उनको रिवाइज करना। 20 मार्क जो होते हैं ये बहुत होते हैं, 1 मार्क, आधे मार्क से बच्चे रह जाते हैं। ठीक है, तो हम इसी टॉपिक यहाँ पर, इस टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये सीरीज ये वाला सेशन करने के बाद वो वाला, वो जो इसके पहले मैंने सेशन लिया था जिसके अंदर मैंने इसी के ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, वन लाइनर, स्टेटमेंट बेस्ड प्रैक्टिस करवाए हैं, वो भी एक बार देख लेना। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने सारे वन लाइनर क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए हैं। इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्विक रिवीजन के लिए वन लाइनर क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वाले भी जरूर देखना, वो स्टेटमेंट बेस्ड है। ओके, और अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो कितना आसान सवाल है भाई। पहला ही बेसिक सवाल है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप लोगों ने जहां से भी पढ़ा होगा, इतनी बेसिक चीज तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हो, या नीचे लाइव चैट चल रही होती है वहां पर भी दे सकते हो। इससे आपको पता लगेगा बाकियों की तैयारी कैसी है और आपकी कैसी है। ठीक है, इसलिए कमेंट देना जरूरी है। ओके, तो राइट आंसर क्या आएगा? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। आसान है, सबको मालूम है। ठीक है, अब ये बता रहा है कि जो थीम थी ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है, जिसको वर्ल्ड फॉरेस्ट डे भी हम बोलेंगे, तो 2025 में, यानी कि 21 मार्च 2025 को जब ये सेलिब्रेट किया गया, तो उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आएगा? शाबाश, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है फॉरेस्ट एंड फूड। क्या है? फॉरेस्ट एंड फूड। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हमारे इंडिया में भी एक फॉरेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है आपके, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे इसको बोलते हैं वन महोत्सव। तो इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? शाबाश, फर्स्ट वीक ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, है ना? जुलाई के पहले हफ्ते में इसको किया जाता है, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई। ओके, ऑल राइट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बता रहा है। डैश डैश इज द सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट? रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर अमेजोन। अब ये तो अभी तक सबको पता है कि अमेजोन जो है वो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है। लेकिन यहां पर क्या पूछा है कि भाई अमेजोन के बाद नंबर पे सेकंड लार्जेस्ट कौन सा आएगा? तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा आएगा? सेकंड लार्जेस्ट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। क्या है? कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि भाई किसको बताया जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ? और लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों बोला जाता है? क्योंकि दुनिया की 20% जो ऑक्सीजन है वो यहीं पे प्रोड्यूस होती है, और एक बहुत बड़े मैसिव अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे क्या होता है, ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेट रहता है। तो किसको बोला जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ? भी अभी तक आप लोग पढ़ चुके होंगे।
अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डैश डैश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। लगभग 815 मिलियन हेक्टेयर में, यानी कि जो कितना बनेगा 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स का जंगल इस कंट्री के पास है। तो कौन सी कंट्री में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, यानी कि इस कंट्री के पास दुनिया में सबसे ज्यादा जंगल है? कनाडा, ब्राजील, मंगोलिया, रशिया। तो राइट आंसर क्या है? जो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है दैट इज रशिया। तो रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है और दुनिया के सबसे ज्यादा जंगल जो है वो रशिया में ही हमें देखने को मिलते हैं। ओके, हो गई चीज। कितने बेसिक सवाल हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7, अब थोड़ा सा हम फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर आते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। देखो, उन लेक्चर की खास बात क्या है, वहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है, साथ साथ में जो मैंने कोर्स में, जो हमने पेड कोर्स में पढ़ाई थी ना स्लाइड, वही मैंने वहां पे एक्सप्लेन की है। तो इसलिए प्लीज जाकर, आप लोगों का एग्जाम है थोड़ा, अब तो सीरियस हो जाना, वो जाकर जरूर देख लेना वो सेशन। ओके, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एक रिपोर्ट आती है लास्ट टाइम पे 2023 में रिलीज हुई। 2023 वाली रिपोर्ट जो थी ये रिलीज हुई थी। अब ये बता, रिपोर्ट है इसको रिलीज कौन करता है? नेशनल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑफिस, या फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये इस ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज करता है। अब ये बता रहा कि ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, क्वेश्चन नंबर 8, इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? हेडक्वार्टर ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहां पे है? हेडक्वार्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और मैंने वहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट हेडक्वार्टर है ना वो सब कवर करवाए, उनके हेडक्वार्टर्स कवर करवाए, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी, देहरादून। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? अब ये एक बॉडी है, ठीक है। अब ये बॉडी किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? चार ऑप्शन है आपके पास, तीन है। ऑप्शन डी जो है वो ये बता रहा है कि ये चारों मिनिस्ट्री एक है या चारों मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ऊपर की जो तीन मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इस टाइप की कोई मिनिस्ट्रीज है नहीं। तो मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर आता है आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है आपकी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज करती है। ओके, अब देखेंगे उस फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया। भाई कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं? जितनी भी स्टेट है, सबसे ज्यादा जंगल किस स्टेट में है? वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये तो बेसिक सवाल है, ये आपको आने चाहिए, ठीक है ना। किस स्टेट में, किस यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा, सबसे कम, ये सारे फैक्ट्स आपको टिप्स पे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है। अब यहीं पर इसी के साथ मिलता जुलता एक सवाल है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, किस स्टेज में ज्यादा फॉरेस्ट कवर है? परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से मानो कि भाई जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा जंगल है, लेकिन हो सकता है मध्य प्रदेश के सिर्फ 30% एरिया पर ही जंगल हो, है ना, और बाकी का 70% एरिया जो होगा वो नॉन फॉरेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे आप पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट, यानी जरूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश जितने जंगल हो, लेकिन जितना भी है उसके लगभग 80-90% एरिया के ऊपर जंगल होने चाहिए। परसेंटेज पूछ रहा है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? ओके, इट्स मिजोरम। मिजोरम में हाईएस्ट परसेंटेज, यहाँ पर बात हो रही है परसेंटेज की, यहाँ पे बात होती है टोटल एरिया की। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच स्टेट हैज हाईएस्ट, स्पेसिफिकली पूछा मैनग्रूव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जाम का। मैनग्रोव्स की जो परसेंटेज है वो वैसे भी डिक्लाइन हो गई है नई फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर, जो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो बताओ भाई फिर भी कौन सी स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट है? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके, तो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट का एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट है जिससे आपको पता चलेगा। देखो टॉप 3 स्टेट्स अगर आपसे पूछी जाएंगी, सबसे ज्यादा जंगल मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। लेकिन अगर परसेंटेज पूछेगा तो स्टेट, स्टेट जो है वो क्या है, वो है मिजोरम। लेकिन
अगर हम ओवरऑल की बात करें यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के 91% एरिया के ऊपर सिर्फ जंगल है और बाकी 9% एरिया जो है नॉन फॉरेस्ट है। फिर मिजोरम आएगा, फिर अंडमान एंड निकोबार आएगा। ओके, तो ये बता रहा टोटल फॉरेस्ट कवर हमारा इतना है। ओके, और उसके बाद जो है ये 21 वाली रिपोर्ट और 23 वाली रिपोर्ट को इसने कंपेयर किया है। तो जैसे हम देखते हैं कि मैनग्रोव जो है 4999 से 4992 स्क्वायर किलोमीटर पहुंच गए हैं, तादाद कम हो गई है ना। मध्य प्रदेश में जो है एरिया वाइज सबसे ज्यादा है। ओके, परसेंटेज वाइज अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। चलिए, अब थोड़ा सा कुछ लीगल टर्म्स देखते हैं। अगर आपसे यहाँ पे कुछ लीगल टर्म्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉरेस्ट के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा है विच अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जिसने क्या काम किया, जुरिस्डिक्शन जो कंट्रोल था फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के ऊपर, जो पहले किसके पास था, स्टेट लिस्ट के अंदर था, वो कंकरेंट लिस्ट में चला गया। यानी कि पहले जो भी फॉरेस्ट फ्लोरा फौना इसके रिलेटेड जो भी लॉज बनाने थे स्टेट गवर्नमेंट बनाती थी, लेकिन बाद में क्या किया गया, ये जो सब्जेक्ट था इसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया, यानी सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कौन से अमेंडमेंट के जरिए किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13, राइट आंसर ऑप्शन सी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। बहुत बड़ी अमेंडमेंट हुई थी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोलते हैं, बहुत सारी चेंजेस की गई थी और ये भी उनमें से एक चेंज था। चलिए, अब यहाँ पर आर्टिकल, पहले अमेंडमेंट पूछे अब आर्टिकल पूछ रहे हैं। कौन सा आर्टिकल जो है वो लोगों के ऊपर एक ड्यूटी डालता है, एक ड्यूटी प्रोवाइड करता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट जो भी हमारे फॉरेस्ट हैं, लेक रिवर वाइल्ड लाइफ, ओके, और जितने भी लिविंग क्रिएचर है उनकी तरफ अपना कंपेशन दिखाए। ये कौन सा आर्टिकल है? यानी ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको अपने जंगलों को, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो किस आर्टिकल के जरिए फंडामेंटल ड्यूटी लोगों के ऊपर नाफिज की जाती है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 51 ए जी। ठीक है, ए जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 अब पूछ रहा कौन सा डीपीएसपी, कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो सरकार के ऊपर, यहां पर पहले क्या पूछा, लोगों के ऊपर ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज लोगों के ऊपर ड्यूटी डालते हैं, जबकि डीपीएसपी सरकार के ऊपर ड्यूटी डालते हैं। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो डीपीएसपी जो है सरकार को बोलता है कि आपको इस तरह के लॉज बनाने हैं, इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं कि जिससे क्या किया जाएगा, जो भी इन्वायरमेंट उसको इंप्रूव किया जा सके, उसको प्रिजर्व किया जा सके, और जो भी हमारे जंगल है, नेचुरल वर्ल्ड है, उसको सेफगार्ड किया जा सके। ओके, तो सरकार की ड्यूटी होगी, सरकार इस तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाएगी जिससे जंगलों को बचाया जाएगा। इन शॉर्ट इसका ये मतलब है। तो कौन सा आर्टिकल सरकार के ऊपर ये ड्यूटी डालता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 15, तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन डी, आर्टिकल 48 ए। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 ये मैंने वहां पे भी करवाया था, ये मैंने यहाँ पे इसलिए करवाया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये जो लीगल टाइप्स हैं फॉरेस्ट की, ये भी यहाँ पर क्लियर हो जाएं आप लोगों को, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो फिजिकल टाइप्स होते हैं ना, ट्रॉपिकल, माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये सब कर लेते हैं, तो ये लीगल टाइप्स छोड़ देते हैं। चलिए, स्टेटमेंट दी है, पहली स्टेटमेंट है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, ये तीन तरह के जो फॉरेस्ट है ये लीगल टाइप्स हैं फॉरेस्ट की। ओके, यानी कि जो किसी लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर दी हुई है, ये क्लासिफिकेशन लीगली दी हुई है। कहां पर दी है? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। तो पहली ये स्टेटमेंट बताओ सही है या गलत है? ऑप्शन ए, सही है या गलत है? फिर उसके बाद कह रहा है जो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इनको मिलाकर दोनों कलेक्टिवली इनको परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन बी गलत है या सही है? ऑप्शन सी, रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो चैप्टर सेकंड में आते हैं, सेक्शन 3 से लेकर 27 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में, और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो किसके अंदर आते हैं? चैप्टर 4 सेक्शन 29 से लेकर 34 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? मुझे पता है इसका जवाब क्या आएगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है मुझे पता है वो सही जवाब देंगे, लेकिन जो लोग थोड़ा जल्दी में हैं देखते हैं क्या जवाब देंगे। बताओ भाई, क्या है राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? ये टाइप्स आपने पढ़ी हैं? चलो एक बार बता देता हूं, फिर शायद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलो ये बता देता हूं, फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, उसके अंदर जो है फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन की गई है। तो एक होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होती है? ये वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होती है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है।
फिर दूसरी कैटेगरी आती है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यहाँ पे उतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, पार्शियली आपको एंट्री अलो कर दी जाती है। तो ये रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व और प्रोटेक्टेड, ये मिलकर कहलाते हैं परमानेंट। तो इसका मतलब हमारी पहली स्टेटमेंट भी ठीक है कि ये लीगल क्लासिफिकेशन है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर आते हैं, और रिजर्व और प्रोटेक्टेड को मिलकर क्या कहते हैं, परमानेंट। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, चलो बता देता हूँ, इसके अलावा जो बचेगा उसको अनक्लास्ड बोलेंगे। फिर ये बता रहा है कि रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, ये जो आता है वो, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है प्रोटेक्टेड। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, पहली दो स्टेटमेंट ठीक है। तो आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट क्या जवाब दे रहे होंगे, अच्छा ए और बी ठीक है, तो चलो जी ए इज द राइट आंसर, जबकि ये जवाब नहीं है। क्या ये जवाब नहीं है, ये गलत आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सी एंड डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा था। बताओ गलत क्या है, तो गलत क्या है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसलिए एग्जाम में ख्याल रखना। और अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट फाउंड इन इंडिया। आपने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़े होंगे, है ना, मैंने कोर्स में भी पढ़ाए थे, किस किस टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फॉरेस्ट है जो इंडिया में नहीं है, कौन सा फॉरेस्ट इंडिया में नहीं है, तो बताओ भाई कौन सा फॉरेस्ट इंडिया में नहीं है, शाबाश चलो। ओके, चलो मैं जवाब दे देता हूँ। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, सब पाए जाते हैं। मोन्टेन फॉरेस्ट, जो मोन्टेनियस फॉरेस्ट होते हैं हिमालयन रीजन के अंदर पाए जाते हैं। लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट, जिनको मैनग्रूव्स भी कहते हैं, बिल्कुल डेल्टाइक रीजन में पाए जाते हैं। बोरेल फॉरेस्ट जो है ना, ये यहाँ पे नहीं पाए जाते। बोरेल फॉरेस्ट या टाइगा, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं लगभग आपके आर्टिक सर्कल के नीचे। ओके, ऊपर नॉर्थ नॉर्थ रशिया में पाए जाएंगे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में पाए जाएंगे, अलास्का वगैरह कनाडा के नॉर्थ में वहां पे पाए जाएंगे। ओके, यहाँ पे नहीं होते हैं बोरेल फॉरेस्ट। ओके, तो ये इंडिया में नहीं है। फिर उसके बाद कुछ प्लांट स्पीशीज दी हैं, रोजवुड, महागोनी, एबोनी, आयनवुड, और इसी तरह से वेरियस कैन्स एंड बम्बो, ये कौन से जंगल में पाए जाते हैं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 18, स्पीशीज याद होनी चाहिए, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर ये सब पाए जाते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, टेम्परेट में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और मैनग्रोव्स में भी बिल्कुल भी नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, किन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, कौन से फॉरेस्ट है जिनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। तो ये निकनेम इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में कई बार निकनेम पूछे जाते हैं, तो ये मैंने बहुत सारे निकनेम यहाँ पे भी ऐड किए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जो साल में एक बार अपने पत्ते झड़ते हैं, ठीक है, तो मॉनसून आएगा, बारिश होगी, हरे भरे हो जाएंगे। मॉनसून चला गया तो ये क्या हो जाएंगे, पतझड़ के मौसम में, ऑटम सीजन में पत्ते झड़ देंगे। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इनको क्या बोलते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि मॉनसून के टाइम पे हरे भरे होते हैं। ओके, तो कुछ निकनेम की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत बार कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जामिनर का फेवरेट होता है। बताओ भाई किस प्लांट को फ्लैश या फिर फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोला जाता है। ये थोड़े रेड रेड किस्म के होते हैं, दूर से जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में कहीं पे आग लगी हो। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये इसका राइट आंसर है। चलिए इसी तरह से कौन से प्लांट को क्वीन ऑफ हर्ब्स बोला जाता है, शाबाश, क्वीन ऑफ हर्ब्स, ये तो बचपन में भी हम क्विज में करते थे, क्वीन ऑफ हर्ब। क्वेश्चन नंबर 21, शाबाश, 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी, तुलसी, तुलसी को बोला जाता है क्वीन ऑफ हर्ब। क्वेश्चन नंबर 22, बताओ भाई कौन से प्लांट को शुगर डिस्ट्रॉयर या डायबिटीज किलर बताया जाता है। जैसे करेले खाते हैं ना, करेले खाते हैं, और आंवला वगैरह दिया जाता है इन पेशेंट्स को। तो अब ये पूछ रहा है आपसे, बताओ भाई कौन सा प्लांट है जिसको शुगर डिस्ट्रॉयर या डायबिटिक्स किलर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए है, शाबाश, गुरमार, गुरमार। ओके, अब थोड़ा सा कुछ बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, बता रहा है विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड स्पीशीज रिलेशनशिप एरिया। तो ये एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, इन्होंने इक्वेशन दी थी लॉगरिथम के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब लॉगरिथम के जरिए इन्होंने ये इक्वेशन दी थी, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। तो इसका मतलब क्या है, इस log s का यहाँ पे मतलब क्या है, log c का मतलब क्या है, z log a का मतलब क्या है, ये यहाँ पे आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि भाई ये जो इक्वेशन है, आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो ये रिप्रेजेंट करती है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप।
स्पीशीज का उनके एरिया के साथ कैसा रिलेशनशिप है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। दूसरा वो आपसे यहाँ पर क्या पूछेगा, बताओ भाई लॉग एस किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉग सी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पूछेगा। ओके, तीसरा आपसे वो क्या पूछ सकता है, बताओ भाई ये जो इक्वेशन है, ठीक है, जो किसको डिस्क्राइब करती है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है, बताओ ये किसने दी थी। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ा है। 23 का ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये सीधे सीधे अपने नोट्स में ऐड कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, उसके बाद एक हाइपोथेसिस था, इसको बोलते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये क्या एक्सप्लेन करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है, वो इस हाइपोथेसिस के जरिए समझाई जाती है, एक्सप्लेन की जाती है। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये हाइपोथेसिस ये किसने दिया है, हु प्रपोज्ड दिस। क्वेश्चन नंबर 24, 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी, पॉल एहरलिच। इन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया है विच एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो एग्जाम में तीन तरह से सवाल बनेगा। पहला तो ये कि भाई रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करता है, ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करता है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम। दूसरा बन सकता है कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। तो आपका आंसर आएगा रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तीसरा ये बन सकता है जो मैंने आपके सामने रखा कि भाई ये किसने दिया था। आई बात समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, प्रोटोकॉल सब लोग कर लेना। तो अब यहां पर 2010 का एक प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल। सो इट इज अ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसी को थोड़ा सा और ये आगे सप्लीमेंट करता है। तो बता रहा है, बताओ भाई ये किसके रिलेटेड है 25। इट इज रिलेटेड टू, बताओ बायो सेफ्टी है, एबीएस है, कार्बन ट्रेडिंग है या मैरीन पोल्यूशन है। तो इसका राइट आंसर है एबीएस। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, किस शेड्यूल के अंदर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है इसके अंदर शेड्यूल्स हैं, तो कौन से शेड्यूल के अंदर एनिमल्स को सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी गई है, कि इस शेड्यूल के अंदर जो एनिमल्स होंगे आप उनकी तरफ देख भी नहीं सकते। मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देखने की बात नहीं, मतलब ये समझाने का के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि भाई बहुत टफ लेवल की प्रोटेक्शन उनको दी जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है शेड्यूल ए। ठीक है, शेड्यूल फर्स्ट, जो फर्स्ट शेड्यूल में वहां पे उसके अंदर जो भी एनिमल्स हैं उनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दी गई है। ओके, अब यहां पर मैंने क्या किया था, यहां पर मैंने थोड़ी कोशिश की थी कि ये जो टॉपिक थे इस टॉपिक के ऊपर जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर आऊं। लेकिन इसी टॉपिक के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ऑलरेडी, अभी क्लास छोड़ना नहीं, ध्यान से सुनना बात, ऑलरेडी मैंने एक पूरी सीरीज ली है और उसमें हर एक टॉपिक से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर किए हैं। वो जाकर देख लेना, उनको एज इट इज पेन कॉपी पकड़ना, जो चीज आपने नहीं लिखी है वो सीधे अपने नोट्स में, जो भी नोट्स आपने पढ़े ना बस उनमें सीधे नोट डाउन कर लेना, उनको सीधे आप रट लेना, सीधे रट लेना। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, देख लेना, वहां से मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली वहां से अच्छे से क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो बिल्कुल भी इनको स्किप नहीं करना हो, बहुत मेहनत से बनाए हैं। उसके बाद जो है आप हमारी ऐप पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी इसके टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी के लिए टेस्ट दो, जितना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और जो पढ़ा है कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये पॉइंट ऐड करो, इनको रिवाइज करो और जितना हो सके जो आपके पास पढ़ा है उसको रिवाइज करो। दैट्स इट, अभी इधर उधर ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बाकी इसके बाद में आपको बताऊंगा आप में से जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स हैं, तो इकोनॉमी कंप्लीट करवा चुका हूं मैं। वहां पे जनरल स्टडीज चल रही है, जनरल स्टडीज में भी पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, रिवर्स सिस्टम कर रहे हैं हम। क्लासेस बहुत जल्दी रिज्यूम हो जाएंगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा स्लो कर दिया है कश्मीर वैली के अंदर, तो उसकी वजह से क्लासेस थोड़ी सी डिले हो गई। बट जल्दी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। और आप फिलहाल के लिए पूरा आपका फोकस होना चाहिए इस एग्जाम के ऊपर। ओके, अभी के लिए कुछ मत सोचो, ये आपका एग्जाम है, इस चीज पर पूरा फोकस, जो आपके पास मटेरियल पड़ा है उसको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। अभी के लिए अगर थोड़ा सा कम सोओगे, थोड़ा सा आराम करोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीमार नहीं हो जाना, एग्जाम के लिए बीमार नहीं हो जाना। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।